मैं एक फिल्म कर रहा था फैमिली जी बच्चन साहब के साथ। हम लोग बाहर शूट कर रहे थे, राजकुमार संतोषी की फिल्म थी जी तो उसमें एक सीन है, मेरा एक ही सीन है मेरा। हम लोग बैंकॉक में शूट कर रहे थे जी तो उसमें वो सीन कोई 2-2.5 मिनट का एक सीन है जिसमें फर्स्ट हाफ सीन में मैं उन पे हावी हो रहा हूँ बच्चन साहब के ऊपर। फिर मेरे पास दिल्ली से एक फोन आता है, उसके बाद बच्चन साहब मुझ पे हावी होने शुरू होते हैं। ये सीन कंप्लीट हुआ, मास्टर दिया, अब आया क्लोज। तो पहले मेरे क्लोज लगे हुए, बच्चन साहब सामने बैठे हुए। तो जैसे मेरे क्लोज लगे, बच्चन साहब बाकी कैमरे के पास खड़े हो गए। उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतेह करने और ख्वाब देखने की उम्र है। मैं भी जब पहली मर्तबा दौलताबाद आया था तब 21 बरस का था। इस किले की तामीर में लगा था। जब ये लाइनें सुनते हैं तो मुझे मनोहर भाई की याद आती है। उन्होंने तुगलक में जो तुगलक का रोल किया था और खासकर जो उनकी आवाज थी, उनकी आवाज सुनकर सब लोग स्तब्ध रह जाते थे। सब लोगों ने बहुत कोशिश की कि उस तरह की आवाज हम निकालें। बहुत मुश्किल रहा। कुछ लोगों की अपनी ही आवाज ऐसी होती है जो उनकी पहचान बन जाती है। आज मेरे बीच में हैं, मेरे साथ हैं अभय भार्गव, जो एक्टर हैं, जो पहले वॉइसिंग करते थे और अब बहुत अलग अलग किस्म के काम कर रहे हैं। अभय जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू। आपकी तो जर्नी बहुत लंबी रही। दिल्ली से आपने शुरू किया था। आपकी शुरुआत क्या एक्टिंग से हुई? मेरी शुरुआत एक्टिंग से ही हुई। एक्टिंग से हुई थी। और ये बात तब की है जब मेरी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। 6 साल की? जी, क्योंकि 1959 में दिल्ली में पहली बार, यानी कि इंडिया में पहली बार दूरदर्शन शुरू हुआ था और उस वक्त मेरी उम्र थी 6 साल करीब। मेरी मम्मी दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो की बहुत पुरानी आर्टिस्ट और अनाउंसर थी। तो जब दूरदर्शन खुला तो जितने भी रेडियो के आर्टिस्ट थे उन सबको दूरदर्शन में लिया गया। तो मैं 6 साल का था, मैं मम्मी की उंगली पकड़ के उनके साथ जाता था और मैं तोतला बोलता था। तो उस वक्त वहाँ पे एक डायरेक्टर से पीएल देशपांडे, जो बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत बड़े राइटर रहे हैं, वो उस वक्त वहाँ डायरेक्टर थे। तो मैं जब मम्मी के साथ रिहर्सल में गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तू एक्टिंग करेगा? तो मैंने कहा हाथ तड़ूंगा। मैंने कहा यही चाहिए मेरे को, यही चाहिए। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। आपकी मम्मी का नाम क्या था? मेरी मम्मी का नाम है सरोज भार्गव जी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अपनी बहुत सी बड़ी विरासत मेरे पास छोड़ गई है वो। आज मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की बदौलत हूँ। जी। तो वहां से मेरी दूरदर्शन की जर्नी शुरू हुई और उस वक्त दूरदर्शन में लाइव टेलीकास्ट होता था। जी। रिकॉर्डिंग नहीं थी तब, ड्रामे की लाइव टेलीकास्ट। ड्रामा का हर चीज लाइव होती थी। वहाँ के कृषि दर्शन और न्यूज सब लाइव ही होते थे और उस वक्त सिर्फ 15 मिनट के नाटक होते थे। अच्छा, 15 मिनट से बड़े, हाँ 15 मिनट से बड़े नहीं होते थे। स्किट टाइप की जो है, हाँ 15 मिनट में मतलब ड्रामा खत्म होता था। और उसकी कम से कम 15 से 20 दिन हम लोग रिहर्सल करते थे। जब लाई होगा तो रिहर्सल कर बकायदा फ्लोर पे चौक से निशान बनाया करते थे कि यहाँ पे डोर है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ सोफा होगा, यहाँ पे ये होगा, वहां पे ये होगा। तो उस तरह से वहां से मूवमेंट्स भी होते थे साथ में। फ्लोर प्लान वो मूवमेंट करते करते हम लोग रिहर्सल करते थे। और जब आखिर के 3 दिन होते थे तो क्योंकि 3 कैमरा सेटअप था वहाँ दूरदर्शन में, तो वो तीनों कैमरामैन भी आते थे। 3 दिन उन कैमरामैन के साथ रिहर्सल होती थी। क्या बात। तब जाके हम लोग फ्लोर पे आते थे और डायरेक्ट टेलीकास्ट होता था। और खासियत क्या थी कि अगर 15 मिनट का हो रहा है और कभी होता था कि आप भूल जाते हैं, हो सकता है कि आप कभी आपकी जुबान कहीं स्लिप पड़ जाए। हाँ, वो तो उसमें आपका जो को एक्टर होता था उसकी होशियारी ज्यादा काम आती थी। ये एक दफा याद है मुझे, मेरे तो भाई जो मेरे पिताजी बने थे वो और मेरे दादाजी, उन दोनों का संवाद चल रहा था आपस में। तो जो मेरे पिताजी बने थे वो एक लाइन भूल गए, गुस्से में थे। तो जो मेरे दादाजी थे, मतलब उनकी तारीफ करूंगा मैं, वो फौरन बोले बेटा तुम मुझे अब ये कहना चाहते होंगे। लेकिन उनको उनका डायलॉग याद दिला दिया कि बेटा ये लाइन तू बोलने वाला था। उसने हाँ हाँ पिताजी मैं यही कहना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ ये वो।
आगे बात संभाल ली गई। ये स्टेज ड्रामा में भी ये होता है, जी, क्योंकि जी। स्टेज ड्रामा भी लाइव ही होता है। लेकिन हमारे को बचपन से वही ट्रेनिंग क्योंकि मिली, जी, उसके बाद फिर कुछ समय के बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई, टेप शुरू हुआ। उस टेप में ये होता था, तब हम आधे घंटे के नाटक पे पहुंच गए थे हम लोग। उस टेप में क्या होता था कि अगर हम 29 मिनट पे आप अटक गए तो पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा से होगी, उसमें कोई पैच या कुछ वो नहीं होता था। अच्छा, हाँ, फिर पूरे पूरे 30 मिनट दोबारा करने पड़ेंगे। ओके। वो सब बातें होती थी, उन सब दौर से हम लोग गुजरे। मतलब आप बेसिकली जो है दूरदर्शन के जो स्टार्टिंग डेज थे तब जी से आप जी जी, जुड़े। मैं कह सकता हूँ मेरा क्या सौभाग्य रहा कि मैंने दूरदर्शन के वो स्टार्टिंग डेज देखे, फिर 1 घंटे की रिकॉर्डिंग, फिर नाटक शुरू जब होते गए, फिर हर तरह की नई नई फैसिलिटीज आती गई। फिर उसके बाद जब मैं 12-14 साल का हुआ तो मैंने फिर ऑल इंडिया रेडियो में नाटक शुरू किए। वहाँ पे मैंने बहुत नाटक किए। फिर 17-18 की उम्र में आकर के मैंने थिएटर शुरू किया। थिएटर में काफ़ी काम किया। हम लोग के कुछ दोस्त थे जिन्होंने अपना खुद एक ग्रुप बनाया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था नव नाट्य निकेतन, दिल्ली में ही। दिल्ली में। हमारे ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोड्यूसर थे गंगा प्रसाद माथुर जी, उनका बेटा तरुण माथुर मेरा बहुत अच्छा मित्र है और तभी का मित्र है। तो हम लोग साथ में मिलकर थिएटर शुरू किया हम लोगों ने। हम लोगों को पैसे नहीं थे थिएटर अपना स्टेज वो ऑडिटोरियम लेने के लिए। क्या बात। तो मैंने, तरुण ने और हमारा एक और फ्रेंड था, हम 3 जनों ने अपनी घड़ियां गिरवी रख के वो 130 रुपए इकट्ठे किए थे ऑडिटोरियम में देने के लिए। तो और 2 रुपए 1 रुपए का टिकट होता था उस वक्त। मैं बता रहा हूँ आपको 1969 की बात बता रहा हूँ, 69-70 में। तो 1-2 रुपए बहुत होते थे। इस तरह से हमारे नाटक थिएटर में शुरू हुए। तो मुंबई उस टाइम तो बॉम्बे रहा होगा जी, बॉम्बे के लिए कैसे एकदम आपके दिमाग में आया कि मुझे बॉम्बे जाना चाहिए या हाँ नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मैंने वॉइसिंग का काम शुरू किया और मैंने एक थिएटर ज्वाइन किया था वहाँ पे, दिल्ली आर्ट थिएटर, जिसकी डायरेक्टर थी शीला भाटिया जी, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में लेक्चरर थी। नसीर भाई, ओम शिवपुरी, ओमपुरी, इन सब लोगों को अरे उन्होंने- बहुत बड़ा नाम भाई। बहुत शीला जी, मैं शीला जी के ग्रुप में था जी जी जी। और मैंने शीला जी के थिएटर में 20 साल काम किया, 20 साल। 1975 से 1995 तक। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 साल तक आपकी जो खर्चा था वो निकल जाता था नाटक बिल्कुल से? बिल्कुल, हम लोग उनकी रेपेटरी कंपनी में थे, हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती थी। अच्छा अच्छा। और 1975 में जब हमारी रेपेटरी शुरू हुई शीला जी की, तो उस वक्त हमें 400 रुपये महीने की नौकरी थी हमारी, कितने की? 400 रुपीज। 400। 1975 में 400 रुपीज बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। तो उस रेपेटरी में मैं था, राज बब्बर, नीलिमा कमल अजीम, जी शाहिद कपूर की मम्मी जी जी जी। वो थी, और भी इस तरह के हम लोग 8 लोग थे जो उस थिएटर में थे और 400 रुपये महीना हम लोगों को मिलता था। सबको एक ही सबको एक ही सबको एक पे थे। तो वहां से हमारी वो जर्नी शुरू हुई थिएटर की। फिर 2 साल के बाद राज बॉम्बे शिफ्ट हो गए, क्योंकि राज ने एक टैलेंट कॉन्टेस्ट किया था, तो राज बॉम्बे आ गए। वो यहाँ पे एक अच्छी उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, हम लोग थिएटर करते रहे। और उसी दौरान मैं वॉइसिंग करता रहा। वॉइसिंग का मैंने बहुत काम किया, यानी कि एक टाइम ऐसा आया था वॉइसिंग का मेरा कि वो कहते हैं ना एक छत्र राज्य, कि जो वहाँ के मेरे प्रोड्यूसर थे वॉइसिंग वाले, वो इंतजार करते थे कि अगर अभय जी फ्री नहीं है तो हम 2 दिन बाद रिकॉर्डिंग कर लेंगे। नहीं, जो आपकी आवाज है अगर मैं कहूँ वो आवाज तो खासकर ऑडियो के लिए तो बहुत जी बहुत ज्यादा और इसी आवाज का मुझे फायदा भी मिला। मैंने ऑडियो काफी किया, डबिंग बहुत करी, मैंने पिक्चरों की डबिंग बहुत करी, साउथ की फिल्मों में मैंने हिंदी में बहुत डबिंग करी। फिर 95 में मेरे को एक बॉम्बे का सीरियल मिला, जी के ऊपर सीरियल था वो, 9 मालाबार हिल। जी। तो उसके लिए शूटिंग करने मुझे 10 दिन बॉम्बे आना पड़ता था। और उन्हीं प्रोड्यूसर का एक दिल्ली में शूट चल रहा था जिसका नाम था घाव, वो सोनी पे आता था। जी। तो ये 95-96 में मेरे ये 2 सीरियल शुरू हो गए थे। तो मुझे लगा कि जब यही काम करना है और इसी में रहना है मुझे, मेरे कोई और जॉब नहीं थी, तो क्यों ना बॉम्बे तो क्यों ना बॉम्बे शिफ्ट हुआ जाए। तो जब आप बॉम्बे शिफ्ट हुए अगर मुझे पूछा जाए जी, तो दिल्ली और मुंबई में बहुत फर्क है। फर्क मतलब ये है कि प्रोफेशनली अगर दिल्ली के अंदर आप देखें प्रोफेशनली जिस तरह से काम करते हैं लोग, अगर मुंबई में देखें तो मेरा अपना पर्सनल मानना है बहुत फर्क है। मुंबई में ज्यादा लोग प्रोफेशनल्स हैं। करेक्ट। हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड होता है, अरे ठीक है अभी मैं आ रहा हूँ भैया। यही फर्क मैंने भी यहाँ आकर के देखा था, जो आप हाँ। फर्क बता रहे हैं ना, यही फर्क मैंने भी आके देखा। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो मुझे लगा कि यार हम लोग वही एटीट्यूड था हमारा दिल्ली वाला जी।
शुरू में, जी 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 क्योंकि यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज थी नहीं हमारी। नहीं, पर यहाँ लोगों को देख के लगा कि नहीं यार, यहाँ चाहे बारिश हो, अगर आपको 9 बजे की शिफ्ट में पहुंचना है तो आप पहुंचेंगे, चाहे कैसे भी पहुंचे। दिल्ली में बारिश होगी तो मेरे को बहाना मिल जाएगा, यार बारिश है मैं कैसे घर से निकलूं। यहाँ वो नहीं है, मतलब यहाँ तो नहीं है। डेली नए बहाने, खाली बारिश की नहीं, आज तो बहुत घर की गर्मी बात, थी, हाँ, आज तो ये था, तो वो एक अलग है। सब यहाँ नहीं है। लेकिन मुझे आपसे जो पूछना है कि आप दिल्ली में रहे, आपने 20 साल काम किया, क्योंकि दिल्ली में एक थिएटर में लोगों का एक टारगेट रहता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमें एडमिशन मिले और वहाँ हम उसको कंप्लीट करें। तो आपने कभी सोचा था? जी जी, क्या कि जब मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था तो दिल्ली में एक और थिएटर था, 75 से पहले की बात है ये, 72 में लिटिल थिएटर ग्रुप, लिटिल थिएटर मंडी हाउस में, मैं उनकी डेप्यूटी में मेरा 3 साल, 72, 73, 74। तो उस वक्त मंडी हाउस में हमारा घूमना फिरना होता था। तो उसी बैच में उस दौरान वहाँ पे राज बब्बर एनएफजी में थे और उनके रूममेट थे अजीत वाछानी। हाँ। तो अजीत वाछानी और राज बब्बर, इन दोनों से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो इनका जो रूम था हॉस्टल का, मैं अक्सर वहाँ पाया जाता था। तो ऐसे ही मैं एनएफजी में काफ़ी इधर उधर घूमता फिरता था। तो गुरु थे वहाँ के अलकारी साहब, उन्होंने एक दिन मुझे पता कि यार आप यहीं मुझे हमेशा दिखते हो, आप ज्वाइन क्यों नहीं करते क्लासेस? मैं कहा सर करूँगा करके मैं बच के निकल गया। लेकिन आज भी जब मैं यहाँ बॉम्बे आया तो मुझे काफ़ी लोग समझते थे कि मैं एनएसडी से हूँ, और मैं कुछ लोगों को बोलता भी हूँ कि हाँ मैं एनएसडी से हूँ, नॉट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा। क्या बात, वाह, बहुत अच्छे। क्योंकि मैंने ट्रेनिंग बचपन में वैसे ली है, तो मैं नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा बोलता हूँ अपने आप को। नहीं, तो इस तरह की मेरी ये जर्नी रही। फिर जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो यहाँ मुझे कुछ फिल्में मिलनी शुरू हुई। मेरी पहली एक बड़ी फिल्म थी चांदनी बार। चांदनी बार में मैंने मेन चांदनी बार के अन्ना का रोल प्ले किया था। उसके बाद फिल्मों का सिलसिला शुरू होता गया। फिर मैंने राजकुमार संतोषी के साथ 4 फिल्में की। एक उनकी हल्ला बोल की, हल्ला बोल में मैं नेगेटिव कैरेक्टर था। और वहाँ पर दिल्ली में जी एक बहुत पहला जिसको कहते हैं सोप ओपेरा हम लोग शुरू हुआ था दूरदर्शन पे। जी जी जी। तो उसमें जो हमारे डायरेक्टर थे मिस्टर पी कुमार, उनके साथ मैंने दूरदर्शन में बहुत नाटक किए। अच्छा। मैं उनका मतलब फेवरेट एक्टर में से था जी। तो जब हम लोग की कास्टिंग हो रही थी तो उसमें मेरी छोटी बहन सीमा भार्गव उसमें बड़की का रोल कर रही थी। तो सीमा ने मुझे आके बताया कि भैया वो कुमार साहब कर रहे हैं डायरेक्ट, आप क्यों नहीं मिलते उससे जाकर के बात करो उनसे। मैंने कहा हाँ मिलूंगा। मैं नहीं गया मिलने, कुमार साहब की तरफ से भी कोई फोन नहीं आया। जब भी काफी दफ्तर शुरू हो गया तो एक दिन मैं सीमा को लेने सेट पे गया था, तो वहाँ कुमार साहब मिले। तो मैंने कुमार साहब से कहा कि सर मुझे आपसे शिकायत है, आपने मुझे इसमें नहीं लिया। वो बोले कि अबे मुझे लगा तुम मुझसे मिलने आओगे। मैं कहा सर मैं ये सोचता था कि आप मुझे बुलाओगे क्योंकि मैं तो आपके हर नाटक में होता था, तो मैं इसलिए बैठा रहा कि आप जब जरूरत होगी आप मुझे बुलाओगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार तुमसे आगे मिलता ना, तुम मुझे मिला ही नहीं। तो उस चक्कर में मेरा हम लोग रह गया था। नहीं, लेकिन डायरेक्टर तो फिर डायरेक्टर ही होता है ना, सो कहीं ना कहीं लगा होगा कि यार मैं उनको गलत नहीं मानता। मैं आपको बताऊं कि हम लोग में मैंने भी एक्टिंग की थी। जी जी जी। और सेकंड एपिसोड था, मैं बड़की को ही देखने के लिए गया था। ओह हाँ हाँ अच्छा। और उसके बाद ही जो है जो सीमा जी थी, जी जी जी, जो उन्हें बड़की का रोल कर रही थी, उनका जो एकदम चेंज आया लाइफ के अंदर एटीट्यूड में, वो इसी वजह से आया कि मैंने उनको देखा और मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। ये नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा जो रोल था कि रेलवे में जो होता है छोटा मोटा जो है उस तरह का काम था। और एक घटना मुझे याद आई हम लोग की। जी सब सुषमा सेठ वगैरह, हम एक मेटाडोर होती थी दिल्ली से, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के स्टूडियो में जाते थे। करेक्ट। तो हम शूटिंग पे जा रहे थे, तो गुड़गांव के बॉर्डर पे उन्होंने रोक लिया मेटाडोर को। आए अपने जो भी होते हैं ड्राइवर को, हाँ भाई अपना लाइसेंस है, पेपर दिखा। अपनी नीचे उतराइए। वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उसको आ ही नहीं रहा। तो सब अपने ये सारे के सारे आर्टिस्ट नीचे गए, बात किए किया। तो वो तो हरियाणवी है तो है, विनोद नागपाल और सभी हो गए थे। हाँ सब, नागपाल जी भी थे, सब थे उसमें, वो चतुर्वेदी। हाँ हाँ तो सब थे। तो उसके अंदर वो गए और वो फिर आए,
बोले कि देखिए क्या कर रहे हैं, हमारा टाइम खराब कर रहे हैं ये वो। तो फिर मैंने कहा कि मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक से। तो मैं गया तो मैंने बात की, मैंने हरियाणवी में ही बोला उनसे। मैंने कहा यार जिन ने तू रोक रहा है कल को इनको टीवी में देखेगा और बताओगा कि मैंने इनती रोका था और लोग तेरी बात को मानेंगे नहीं। तो बोले कौन है भाई ये? मैंने कहा ये एक्टर हैं और बड़े एक्टर हैं और जिसमें काम करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा सीरियल बनने जा रहा है। तो क्या करूं, छोड़ दूं इनमें? मगर एकदम छोड़ दे। तो वो मुझे अभी भी इंसिडेंट याद है। तो खैर आप बॉम्बे पहुंच गए थे, तो बॉम्बे में आपने फिल्में शुरू कर दी। फिल्में शुरू हुई मेरी, साथ साथ सीरियल भी करता रहा जी। और बल्कि मेरा तो पूरा परिवार इसी में है। मेरी छोटी बहन सीमा तो अपने हाँ हाँ, अरे वो तो उनके हस्बैंड मनोज पावा, हाँ क्या बात। वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। और मेरी वाइफ किरण भार्गव, जी, वो कथक डांसर हैं और एक्टिंग भी करती हैं वो। एक्टिंग भी मेरे साथ थिएटर ज्वाइन कर लिया था उन्होंने शादी के बाद। जी जी, और पंडित बिरजू महाराज की शिष्या रही हैं वो। बहुत है। और फिर मेरी बेटी, उसने भी टीवी सीरियल काफ़ी किए, जी बालाजी के काफ़ी सीरियल किए उसने। मेरा दामाद जो मुझे सीरियल में ही मिला, मेरा एक सीरियल था ये है मोहब्बत है जी बालाजी का, उसमें जो सीरियल में मेरा दामाद बना था करण पटेल। जी, करण पटेल भी एक अच्छा नाम है टीवी सीरियल में। जी जी, तो 2 साल तक तो कुछ नहीं था, 2 साल के बाद कुछ ऐसा अचानक हुआ तो फिर वो रील से रियल दामाद जी बन गए मेरे। नहीं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अभी तक कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो कपूर है जी, उन्हीं का पूरा खानदान है, तो ये माना जाए कि भार्गव नहीं भार्गव का भी है सर, भार्गव भी है। भार्गव फिल्मों में अगर कपूर है तो सीरियल में कम से कम भार्गव है। टीवी पे भार्गव का। तो मेरी बड़ी बहन उनके हस्बैंड, उन्होंने मोहम्मदा से शादी की थी अच्छा, थिएटर में, एलटीजी लिटिल थिएटर में। मोहम्मद जीशान अयूब जो है हाँ हाँ, वो मेरा भांजा है, अच्छा, मेरी बड़ी बहन का बेटा है। जी जी, वो भी आज एक बहुत अच्छा एक्टर बन गया है, बहुत काफी फिल्में की उसने। तो इस तरह से हमारी एक छोटी सी खानदानी बदमाशी चल रही है। क्या बात है। अभी कोई आपको याद आ रहा हो कि जो कोई लैंडमार्क आपका रोल रहा हो, चाहे थिएटर में या फिल्म में या टीवी पे? पहला मेरा एक दूरदर्शन में एक रहा है, दूरदर्शन का एक नाटक था कंवर साहब। कंवर साहब। कंवर साहब तो वो बना था 1975 में, 70 में 1970 में? 70 में। अच्छा, उस वक्त वहाँ पे डायरेक्टर थे राजमणि राय। ओ राजमणि राय। राजमणि राय उस वक्त प्रोड्यूसर थे, हाँ हाँ हाँ, उन्होंने वो डायरेक्ट किया था राजमणि साहब ने। तो वो बहुत अच्छा करेक्टर था मेरा, मतलब मेरे लिए बहुत यादगार रहा उसमें। चांस के बाद देखिए कि 70 के बाद वही नाटक दोबारा से 74 में हुआ, सेम नाटक। सेम नाटक। Why? वो कुछ दूरदर्शन का था कि कुछ ऐसे नाटक थे जिनको दोबारा किया जाए। रिप्रोड्यूस करना चाह रहे थे। चांस के बाद देखे मैंने सेम रोल किया। वाह। 4 साल के बाद मैंने वही रोल किया जो 4 साल पहले किया था। बाकी पूरी कास्ट चेंज थी सिवाय मेरे। क्या? तो वो मेरे लिए बहुत यादगार चीज रही कि हाँ, मतलब एक मुझे कमाल ही लगा कि यार मतलब आप 4 साल बाद आपको फिर वापस उसी एज में ले आए वो। नहीं, अच्छी बात है, मतलब कम से कम ये और उसके बाद रोल के लिए। कई फिल्में हुई, फिल्मों में भी जैसे चांदनी बार, हम लोग वहाँ पे थे हैदराबाद में, वहाँ तब्बू के साथ बहुत अच्छी। और एक तब्बू के साथ मैं तारीफ करूँ तब्बू की कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसे पता लगा कि मेरी तबीयत खराब है, तो वहाँ पे सिर्फ वैनिटी तब्बू के लिए थी। हाँ, उस वक्त तो वैनिटी का तब्बू- मतलब क्योंकि स्टार ही हो। हाँ, क्योंकि तब्बू ही एक स्टार थी उस फिल्म की, बाकी तो हम सब नए थे। तो उनकी वैनिटी थी, तो उनको पता था कि मुझे बुखार हो रहा है, फिर भी मैं सेट पे काम कर रहा हूँ। उस दिन सारा दिन उन्होंने मुझे अपनी वैनिटी में रखा। क्या बात। और उनका बॉय उनका काम ना करके मेरे लिए कर रहा था, मेरे को जूस ला के देना, ये तो मतलब ऐसे अच्छे एक्टर भी हैं। चांदनी वार से इनडायरेक्टली मेरा भी एक संबंध रहा। अरे वाह, क्या बात है। जी, जी, मेरी फिल्म मैंने बनाई थी छन्नू, उसमें प्रीति खरे जो अब हाँ हाँ अनन्या खरे हो गया इसके नाम पर, तो वो उसने चांदनी वार में काम किया, हाँ, हाँ, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला। करेक्ट। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रीति को जो अनन्या नाम हो गया है, उनको ब्रेक पहली बार मैंने दिया था अपनी फिल्म में। हम दिल्ली के कुछ दोस्त थे जिन्होंने 5 लोगों ने मिलकर फिल्म प्रोड्यूस की थी, जी, जिसका नाम था उत्तेजना। उत्तेजना। ओके। हालांकि वो फिल्म सिर्फ 1 हफ्ते ही चली थी, ज्यादा चली नहीं थी दिल्ली में। वो हमने रिलीज की थी खुद ही, क्योंकि कोई खरीदार नहीं था। तो दिल्ली में हमने 1 हफ्ता उसको रिलीज किया एक थिएटर में। नहीं, उसके बाद दूरदर्शन को बेची हमने, दूरदर्शन ने हमें 3 लाख दिए थे उस वक्त उस फिल्म के। तो हमारी 6 लाख की फिल्म बनी थी,
3 लाख वहां से कवर हुए थे हमारे को। तो प्रीति ने वहां से मेरे साथ वहां से शुरू हुआ मेरा। नहीं, प्रीति एक बहुत अच्छी एक्टर है बहुत अच्छे एक्टर थे, और मैं 2 सीरियल भी किए उसके बाद। हाँ, अरे मैं तो प्रीति की मुझे कुछ चीजें याद हैं। जी एक कोई इंटेंस सीन था मेरी फिल्म में रात का, तो उसमें मेरे पास आया वो लाइटमैन, और उसके बाद जो मेरा असिस्टेंट था जो मैंने डायरेक्ट भी की थी, कहने लगी सुभाष जी कुछ प्रीति जो है वो एक तरफ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो शी इज क्राइंग। तो मैंने कहा रात को क्या हुआ क्या? तो खैर आज मैं गया उनके पास, मैंने कहा प्रीति ऑल गुड? तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, जब आप रेडी हो जाए तो आ जाइए। तो बाद में उनसे डिस्कस हुआ मेरा कि मैंने कहा क्या हुआ था, कहीं यूनिट में कहीं कोई किसी ने बोल दिया, कुछ बोले कि नहीं सुभाष जी मैं उस अपने रोल में इन्वॉल्व हो रही हूँ। तो वो जो एक्टिंग स्किल, नहीं वो प्रीति में है वो चीज मैं देख के मैं कहा मेरा अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने तो उनके साथ काम किया है, तो क्या और आपके बाकी जैसे सीमा जी का, सीमा भार्गव का आपने किया, उन्होंने तो अभी फिल्म भी डायरेक्ट की है। मनोज पावा जो एड फिल्म्स हो मतलब वो काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। अभी तो वेब सीरीज भी काफी कर रहे अभी तो हाँ, तो क्या मतलब आप लोग जब बात करते हैं, टेबल पे बैठते हैं, तो क्या कुछ होता है, कुछ कोशिश होती है कि इस बारे में बात ना हो, फिल्मों की बात ना हो। अब फैमिली की बात करो यार, ये बात तो हम बाहर भी करते हैं। जी जी, तो आप की भी यही बात करेंगे क्या? जी 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 जी। तो बहुत कम डिस्कशन होता है, कभी कुछ ऐसा होता है, बातचीत होती है कि सीमा ने मुझसे पूछना हो या मैंने मनोज से बात करनी हो कि यार वो ऐसा, बहुत कम, ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी लेटेस्ट आपका क्या चल रहा है? लेटेस्ट पर एक सीरियल शुरू होने वाला है ब्रदर्स पे, जिसका नाम है महादेव एंड सन्स। महादेव एंड सन्स, हाँ बड़ा नाम है। कलर्स पे आने वाला है वो। आजकल एड वगैरह चल रही है। जी जी जी, उसके प्रोमो वगैरह शुरू हुए हैं कलर्स पे। और एक मेरा जी का शुरू होने वाला है जी। बाकी पीछे अभी एक फिल्म, मेरी लास्ट फिल्म जो मैंने की वो वध 2, संजय मिश्रा नीना गुप्ता वाली। अच्छा अच्छा, हाँ। वध 2 वो भी रिलीज होने वाली है, वो अभी दिसंबर में रिलीज होने वाली है। एक वो की लाख पे, और एक मैंने और फिल्म की थी जिसमें मैंने साईं बाबा का रोल किया है। अरे क्या बात। हमारे मित्र हैं राजन दयालपुरी। जी जी जी, मेरे भी मित्र हैं भाई, मेरे भी मित्र हैं। उनकी फिल्म है, उसका नाम है समर्पण जी। तो उसमें मैंने साईं बाबा का कैरेक्टर किया है। अच्छा, वाह। तो अभी मैंने उसका कुछ थोड़ा सा एक ट्रेलर देखा, अच्छी फिल्म, अच्छी बनी है। तो आपका कोई एक डायलॉग हो जाए जो जिसको कहते हैं कि जिसमें पता चले कि जी ये भी बेस की आवाज, बेस मतलब मैं बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी आवाज ही ऐसी है। मैं क्योंकि दिल्ली में जब एडवर्टाइजमेंट करता था, हाँ ये कमर्शियल वॉइसिंग जो करता था, जी। तो मेरी एक आदत थी, जो आदत शायद मैंने नहीं पकड़ी, मेरी बेटी ने पकड़ी कि पापा आप जब भी कोई वो 15 सेकंड 10 सेकंड वाले जो एड्स होते हैं जी, उसमें आपका एक जेस्चर बहुत खास होता है। मैंने कहा मैं कभी नोट नहीं किया। मैंने कहा क्या जेस्चर होता है? तो उसने मुझे बताया कि मेरा क्या जेस्चर होता है। जैसे एक लाइन है कि राजदूत मोटरसाइकिल, अगर इसका ऐड करना है, जी हाँ आपकी अपनी पसंद राजदूत मोटरसाइकिल। तो मैंने ये हाथ चलता था जो मैं कभी और नहीं किया। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पापा आपका ये बहुत चलता है। नहीं लेकिन जैसे आपकी जो आवाज है, मुझे याद है कि ऑल इंडिया रेडियो पे कब नाटक बहुत किए। नहीं, नाटक के अलावा जो वह अनाउंसमेंट होती थी, जी जी जी, उसमें मैं ऑल इंडिया रेडियो का ड्रामे का आर्टिस्ट भी रहा और अनाउंसर भी रहा जी। तो शुरू में जब हमें वो कहते थे कि आप ऐसे बोलिए मीडियम वेव तो 72.47 मीटर, मैंने कहा ऐसे क्यों बोले भाई, आराम से क्यों नहीं बोले? बोले नहीं रेडियो पे ऐसे ही बोला जाता है। नहीं, हम लोग रेडियो पे हवा महल होते थे प्रोग्राम, बहुत फेमस था, बहुत फेमस था। मतलब मेरी मम्मी उस जमाने में थी हवा महल में। एक थे दीनानाथ जी। जी दीनानाथ जी, हाँ। ये सब लोग जिन्होंने हवा महल शुरू किया जी। तो मुझे कैसा याद है, हम लोग छोटे छोटे थे, दिल्ली में कनॉट प्लेस में जगह थी कॉफी हाउस, इंडियन कॉफी हाउस, क्रॉट प्लेस, जहाँ जहाँ पालिका बाजार है, बीच में पालिका बाजार, पालिका बाजार, वहाँ पे इंडियन कॉफी हाउस हुआ करता था। तो वहाँ की फ्रूट जेली बहुत मशहूर होती थी। अच्छा। तो हमारे फादर हमें हमेशा वहाँ ले जाते थे, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन सुबह नाश्ता हमें वहाँ कराते थे, क्योंकि हम लोग नजदीक में रहते थे। तो उसके बदले में कुछ कहते थे आपको कि आपको वीक में ये काम करना पड़ेगा, तब लेके जाऊंगा? नहीं, ऐसी शर्ट कभी लगाई नहीं, ऐसी शर्ट लगाई नहीं कभी शर्ट। अच्छा अच्छा। तो एक दिन वहाँ बैठे हुए तो दीनानाथ जी वगैरह, हमारे तो अंकल थे दीनानाथ जी, वो लोग बैठे हुए थे। तो वो किस्सा मुझे याद है कि दीनानाथ जी वगैरह लोग लाफ्टर हा हा हु इनका कुछ चल रहा था। एक आदमी उठ के उनके पास गया, कहने सर आप दीनानाथ है ना?
जी, लेकिन आपने मतलब कैसे पहचाना? क्योंकि मैं फेस तो मेरा कभी आता नहीं है ना। क्या सर आपकी आवाज़ बता रही है कि आप दीनानाथ हैं? क्या बात है, वाह वाह, बहुत मुझे बढ़िया, वो याद है, मैंने कहा हाँ यार वाक़ई बहुत बढ़िया। आवाज़ से उसने पहचाना कि ये दीनानाथ है। नहीं नहीं तो पहले, आवाज़ की दुनिया इतनी बड़ी दुनिया हमारी कि लोग आवाज़ से पहचानते हैं। नहीं नहीं पहले जो है रेडियो ज्यादा सुनते थे लोग, वो बिल्कुल रेडियो बहुत टीवी इतना पॉपुलर नहीं था उस वक्त में, और आपकी आवाज से लोग आपको आइडेंटिफाई करते थे कि ये। एग्ज़ैक्टली। दोस्तों, मेरा एक मकसद रहता है, आप मैं जिस भी अपने गेस्ट से बात करता हूं, कि वो आपको क्या बताएं जिससे आप इस फील्ड में अपनी शुरुआत कर सकें। अभी जी हमारे जो नए एक्टर्स हैं, हालांकि वो आजकल व्हाट्सएप और ये गूगल से सब कुछ सीख के ही आते हैं, आप फिर भी क्या उनको बोलना चाहेंगे कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहे तो मेन 2-3 चीजों का क्या ख्याल रखेंगे वो? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने हमेशा किया अपने साथ, मैं सामने वाले एक्टर को ऑब्ज़र्व करता हूँ हुँ। कि वो ऐसा अगर अच्छा कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसके पीछे वजह क्या है? और थिएटर एक बहुत बड़ी चीज़ है। थिएटर आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर आपके पास बेसिक ट्रेनिंग थोड़ी-सी थिएटर की है, तो आप कहीं किसी फ़ील्ड में मार नहीं खा सकते आप। सबसे बड़ी बात ये है। हुँ। एक्टिंग स्कूल बहुत है। मैं ये नहीं कहता कि एक्टिंग स्कूल, लेकिन हर एक्टिंग स्कूल का अलग तरीका है सिखाने का। और जैसे कहते हैं, लोग कहते थे कि ये पैदाइशी जन्म एक्टर है। एक्टर है, पैदाइशी एक्टर कोई नहीं होता। नहीं होता, मैं भी तो नहीं कोई हूँ। एक्टर नहीं होता। बिल्कुल। वरना सब जितने भी हमारे आस-पास लोग दिखते हैं, हुँ, हुँ। सब एक्टर हो जाएँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। उसके लिए हाँ, आपके अंदर एक कुछ थोड़ा-सा होता है, जिसको निकालना है। हर एक में कुछ ना कुछ अलग-अलग टैलेंट है। हर आदमी एक्टर हमेशा राखी तो हाँ, हाँ, वैसे भी एक्टर है, लेकिन अपना स्किल कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, ये ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहना ये है कि एक तो लोगों को ऑब्ज़र्व करो, और दूसरा ये कि अगर आप कहीं थिएटर कर सकते हो, तो जाके आप थिएटर जॉइन करिए, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे जितने बड़े-बड़े एक्टर रहे हैं, 90% मैं तो कहता हूँ कि लोग थिएटर से हैं। पुराने लोगों की बात छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो एक ज़माना ऐसा था जब हमारे धर्म जी, देव जी, दिलीप साहब, ये लोग किसी थिएटर से नहीं थे। लेकिन इन लोगों ने जिनसे की शुरुआत की, वो सब नीचे से ही आए, और एक टाइम लगा उनको ऊपर आने में, अपने आप को बनाने में। और फ़िल्म का क्या है सर, कि फ़िल्म सिर्फ़ एक एक्टर पे डिपेंड नहीं करती। आपकी डायरेक्शन, आपकी स्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं, तब जाके एक अच्छी फ़िल्म बनती है। एक अच्छा एक्टर लेने से एक आप अच्छी फ़िल्म नहीं बना सकते। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है कि एक्टर से एक अच्छे एक्टर से अच्छी फ़िल्म नहीं फ़िल्म बना बनती, सकते। वरना अगर ऐसा होता तो जितने भी सुपरस्टार हैं उनकी बहुत फ़िल्में फ्लॉप भी रही हैं। हाँ, हाँ, तो वो सब चीज़ें मिल के बनती हैं। और ये कहा जा सकता है कि फ़िल्में तो बेसिकली ये डायरेक्टर्स मीडिया है और इसमें। दूसरा मैं नए लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि कभी किसी से कुछ पूछने में झिझको मत। अगर आप किसी सीनियर एक्टर के साथ काम कर रहे हैं और आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आप जाके उससे पूछिए ना, हुँ। वो बताएँगे। बिल्कुल। जैसे मैं एक, हालाँकि आजकल के लड़कों को कुछ बुरा लगता है कि अगर उन्हें बताया जाए। मैं एक जगह काम कर रहा था, तो वहाँ पे एक लाइन थी किसी लड़के की, उसने बोला कि मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। हुँ। मैंने कहा बेटा इसको इजाज़त कर ले। हुँ। फिर हाँ, हाँ, ठीक है। फिर इजाज़त। मैं बेटा हल्का-सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसको इजाज़त कर दे। हुँ। सर आप अपना देखिए ना। ओह! ओह! मैंने कहा सॉरी सर। तो ये है, ये हम में नहीं था, और हम लोग ऐसा कर भी नहीं सकते थे। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने इतना काम किया, मैं बचपन के 6 साल की उम्र से काम करता आ रहा हूँ। आज भी मैं कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ होगी ना, मैं देखूँगा अरे यार ये सुभाष जी की ये चीज़ अच्छी है यार, इसको ले ले, काम आएगी। बिल्कुल ठीक है। ये जज़्बा होना चाहिए, जो जज़्बा आज की जनरेशन में बहुत कम है। मुझे याद है एक बार मैं देख रहा था अशोक कुमार जी, जी, लेजेंड। हमारे लेजेंड जो हाँ। अशोक कुमार जी एक्टर थे, वो कहीं कुछ एक शॉट दे रहे थे। काफ़ी रीटेक दे चुके थे, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे उनको देखकर। वो कहने लगी कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, क्या एक टेक और हो सकता है क्या? तो वो मैं सुना सिर्फ देखकर मुझे लगा कि यार इस लेवल के एक्टर जिनको परफेक्शन की आज भी भूख है। एग्ज़ैक्टली। मैं इसी बात पे एक बात बताता हूँ आपको। मैं एक फ़िल्म कर रहा था फैमिली, जी, बच्चन साहब के साथ। हम लोग बाहर शूट कर रहे थे, राजकुमार संतोषी की फ़िल्म थी। जी। तो
उसमें एक सीन है, मेरा एक ही सीन है मेरा, हम लोग बैंकॉक में शूट कर रहे थे जी। तो उसमें वो सीन कोई 2-2.5 मिनट का एक सीन है, जिसमें फर्स्ट हाफ सीन में मैं उन पे हावी हो रहा हूँ बच्चन साहब के ऊपर, फिर मेरे पास दिल्ली से एक फोन आता है, उसके बाद बच्चन साहब मुझ पे हावी होने शुरू होते हैं। ये सीन कंप्लीट हुआ, मास्टर दिया, अब आया क्लोज, तो पहले मेरे क्लोज लगे हुए, बच्चन साहब सामने बैठे हुए, तो जैसे मेरे क्लोज लगे बच्चन साहब बाकी कैमरे के पास खड़े हो गए क्यों देने के लिए। क्या बात है, वाह। मैंने कहा सर आप बैठिए ना। नहीं वाई क्यों, जब मेरी बारी आएगी तो मुझे आपसे क्यों चाहिए, मूड तो मैं आपको मूड दूंगा तो आप वो डायलॉग बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्या बात है। कहाँ अमिताभ बच्चन, तूने क्या जरूरत थी आखिर मुझे क्यों देने की, लेकिन नहीं, ही वॉज देयर। ऐसा होना चाहिए। नहीं, पहले तो आपको तो होगा, मैंने भी देखा है कि पहले जब फिल्म में एक्टिंग होती थी तो अगर मेरा उस फिल्म में मेरा भी सीन नहीं है, दूसरे एक्टर का है, तो भी मैं जाके देखता था ताकि मुझे मूड पता चले और फिर उसको मैं फॉलो कर सकूं। करेक्ट होना ही चाहिए, तो अभी तो क्योंकि वो सीखने का जज्बा नहीं है हमारे पास सर, हम सीखना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कुछ यंगस्टर्स सीख- बड़े अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं एक्टिंग में, आपसे यही सलाह है कि आप लाइनें याद करने की बजाय अगर उस कैरेक्टर को समझें कि वो कैरेक्टर की डिमांड क्या है, Exactly. तो आपको करने में भी मजा आएगा, और जब आपको मजा आएगा तो मेरी बात आप मान के चलिए, ऑडियंस को भी मजा आएगा, क्योंकि जिस रोल को एक्टर एंजॉय करता है ऑडियंस एंजॉय करेगी। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अभय भार्गव साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और आपके नए प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।